एक औरत पूरी तरह से सोयाबीन तेल में लिपटी हुई थी ताकि उसकी त्वचा मुलायम हो जाए, क्योंकि उसे 50 सेंटीमीटर चौड़े सीवर के संकरे मुहाने में घुसना था। उसके साथी उसकी मदद कर रहे थे, पर उसे धक्का देते वक्त उसका शरीर सीवर के संकरे मुहाने में बुरी तरह से दब गया। दर्द से कराहते हुए उसकी चीखें पूरे सीवर में गूंज उठी। उसकी कमर चट्टानों में फंस गई थी, जिससे और नीचे जाना मुश्किल हो गया था। कई बार धक्का देने के बाद आखिरकार उसका शरीर छाती से नीचे तक धीरे धीरे फिसलते हुए सीवर के अंदर जा घुसा। प्रसव के दर्द से भी ज्यादा पीड़ा सहते हुए वह सीवर में गिर पड़ी। साथियों को लगा कि वो पानी के बहाव में बह गई है, पर वह अचानक ऊपर उठी। लेकिन बाहर निकलने की बजाय उसने आसपास देखा, क्योंकि उसका असली मकसद तो उस जीवनदायी दवा को ढूंढना था जो गंदे सीवर में गिर गई थी। आखिर वो लोग इस मुसीबत में क्यों फंसे थे, और वो दवा इतनी गंदी जगह में कैसे पहुंच गई? इस सब को समझने के लिए हमें 1 घंटे पीछे जाना होगा। एक अजीब आदमी अचानक बार में आया, लगातार खांसता हुआ सीधा बाथरूम की ओर चला गया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया और सब अपनी बातों में लगे रहे। लेकिन तभी एक ग्राहक बाहर गया और जो कुछ हुआ उसने सभी को डरा दिया। सड़क पर लोगों ने उसे देखकर इधर उधर भागना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में सड़क पूरी तरह से खाली हो गई। बार के अंदर लोग सहमे हुए थे और बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सेटूर ने पुलिस को बुलाने का सोचा, लेकिन नेटवर्क नहीं था। एक सफाईकर्मी ने बाहर जाकर उस आदमी की मदद करने की कोशिश की, पर कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसकी भी सड़क पर मौत हो गई। बार के अंदर लोग डर के मारे छिपने की जगहें ढूंढने लगे कि कहीं अगला निशाना वो न बन जाए। उन्होंने उम्मीद की कि पुलिस जल्द ही उनकी मदद को पहुंचेगी। इस दौरान उन्होंने टीवी चालू किया, पर अजीब बात यह थी कि किसी गोलीबारी की खबर टीवी पर नहीं चल रही थी। लोगों ने तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। कुछ का मानना था कि ये डकैती है, तो कुछ इसे आतंकवादी हमला समझ रहे थे। इसी दौरान ट्रिनी ने कुछ अजीब सा महसूस किया और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसने देखा कि वहां पड़े 2 शव गायब हो चुके थे और जमीन पर जो खून के निशान थे वो भी पूरी तरह से साफ हो गए थे। क्या ये कोई सपना था? बिल्कुल नहीं। एलेना ने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ एक कप कॉफी लेने आना उसे इस हालात में फंसा देगा। उन्हें याद आया कि वो आदमी काफी देर से बाथरूम में था, पर दरवाजा अंदर से बंद था और किसी भी तरह खुलने का नाम नहीं ले रहा था। सेटूर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तब आंद्रेस ने अपनी बंदूक निकाली और ताले पर गोली चला दी। अंदर वह आदमी टॉयलेट पर ढेर पड़ा था, बमुश्किल सांस ले रहा था। उन्होंने सोचा कि पहले उसे बाहर निकाल लें, पर तभी एलेना की नजर जमीन पर पड़ी एक इंजेक्शन की सुई पर गई और उसने देखा कि उस आदमी के कान से खून बह रहा था। उसी वक्त बाहर एक बख्तरबंद गाड़ी आ गई। अंदर मौजूद लोगों को लगा कि कोई उनकी मदद के लिए आया है और वो दरवाजे की ओर आशा भरी निगाहों से देखने लगे। लेकिन पूरी तरह से हथियारबंद सैनिकों ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने बार के सामने टायर रख दिए, उन पर फ्लेम थ्रोअर से आग लगाए और जल्दी से वहां से चले गए। उसी समय टीवी पर एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि बार में आग लग गई है और पुलिस और फायर ब्रिगेड ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अब जाकर उन्हें समझ में आया कि ये आग बस गोलीबारी की घटना को छुपाने के लिए लगाई गई है। वो गुस्से में थे कि तभी बाथरूम में मौजूद आदमी आखिरकार बाहर आया। उसका शरीर सूजा हुआ था और उसकी आंखें मानो बल्ब की तरह उभरी हुई थीं, जैसे वह किसी भयानक बीमारी से ग्रस्त हो। वह जमीन पर गिरते हुए बस इतना कह सका, मुझे मत छुओ, और तुरंत ही उसकी मौत हो गई। नैन्सी ने उसका फोन उठाया और पाया कि वह एक सैनिक था और उसके फोन में अफ्रीका में खींची गई कई तस्वीरें थीं। समूह के लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद उस आदमी को इबोला वायरस का संक्रमण था और सरकार इस वायरस के फैलने से रोकने के लिए बार से बाहर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने का आदेश दे चुकी थी। नैन्सी ने उस अधिकारी के फोन से मदद बुलाने की कोशिश की, जबकि सेटूर अपनी पत्नी को आखिरी कॉल करना चाहता था। फोन को लेकर दोनों में खींचातानी हुई और दोनों कुर्सी से गिर पड़े। उसी वक्त बार की मालिक अम्पारो ने सभी को बताया कि जिसने भी उस फोन को छुआ है वह वायरस से संक्रमित हो सकता है। जो लोग उस शव और फोन के संपर्क में आए थे उन्हें बाकी लोगों से अलग कर दिया गया। आंद्रेस के हाथ में बंदूक थी, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उसकी बात मानने से इनकार करने की। लेकिन वे नहीं जानते थे कि अम्पारो का यह फैसला उनकी जान पर भारी पड़ेगा। वायरस से प्रभावित लोगों को अलग करने के लिए आंद्रेस ने बंदूक की नोक पर उन्हें तहखाने में भेजा, लेकिन इसराइल वहां नीचे जाने से मना कर दिया। अम्पारो ने चालाकी से उसे शराब की बोतल का लालच देकर तहखाने में भेज दिया। इस तरह 5 लोग और एक संदिग्ध संक्रमित शव अंधेरे और गीले तहखाने में फंस गए। कुछ ही देर बाद ट्रिनी को घुटन महसूस होने लगी और उसकी सांसें तेज हो गईं। सेटूर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन ट्रिनी ने तहखाने के दरवाजे पर जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। इस हड़बड़ाहट में उसने वाइन की बोतलों से भरी टोकरी गिरा दी। समूह ने देखा कि गिरा हुआ शराब का तरल जल्दी से गायब हो गया। तब नैन्सी को एहसास हुआ कि उनके नीचे एक भूमिगत नाली है। गंदी बदबू से सभी पीछे हट गए, लेकिन इसराइल ने परवाह नहीं की। उसने खाली वाइन की बोतल से पानी की गहराई मापी और पाया कि वह ज्यादा गहरा नहीं है। फिर उसने तय किया कि वह इस नाली के रास्ते सीवर में जाकर बाहर निकलने का रास्ता खोजेगा। जैसे ही इसराइल ने अपने कपड़े उतारकर केवल पैंट में रह गया, समूह को महसूस हुआ कि उसकी गंध सीवर से भी बुरी थी। फिर उसने एक बाल्टी सोयाबीन का तेल उठाया और अपने पूरे शरीर पर डालने लगा ताकि आसानी से फिसल सके।
लेकिन जल्द ही पता चला कि नाली का रास्ता काफी संकरा था और उसकी मंसल काया उसमें फिट नहीं हो पा रही थी। सैटुर्न ने उसे नीचे धकेलने की कोशिश की, जबकि नाचो ने उसे लात मारी, जिससे इसराइल दर्द से चीख उठा। अंततः उसे हार माननी पड़ी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे वापस ऊपर खींचने की कोशिश की, इसराइल उसी जगह फंस गया जैसे कोई कार्क बोतल के मुंह में फंस जाता है और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। तभी ऊपर से बंदूक की गोलियों की आवाज गूंजी, जिसने सभी को डर से जमा दिया। पकड़े जाने से बचने के लिए नाचो ने तहखाने की बत्तियां बुझा दी। फिर सफेद धुआं तहखाने के दरवाजे के दरार से अंदर आने लगा। दरार से झांककर उन्होंने देखा कि बाहर भीषण आग लग चुकी थी। इस रफ्तार से उन्हें 2 मिनट में दम घुटने का खतरा था। सैटुर्न ने कहा कि सीवा में हवा थी, तो उनकी पहली प्राथमिकता इसराइल को उस जगह से बाहर निकालना था। एलेना भी मदद के लिए आ गई और तीनों ने मिलकर उसे बाहर खींच लिया। तभी ट्रिनी ने फिर से लापरवाही दिखाते हुए तहखाने का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन गर्म धातु पर हाथ रखते ही उसका हाथ जल गया। शुक्र है कि एलेना को कुछ फर्स्ट एड आती थी और उसने साफ नैपकिन से ट्रिनी के हाथ पर पट्टी बांध दी। आधे घंटे बाद ऊपर का शोर थम गया। नैन्सी ने एक झाड़ू के डंडे से दरवाजा खोला। बाहर का सारा दृश्य राख में तब्दील हो चुका था, लेकिन कहीं भी शव नजर नहीं आ रहे थे। उसी समय कुछ लोग सफेद लैब कोट में बार के प्रवेश द्वार को सील कर रहे थे। समूह के सभी लोग एक एक करके बाहर निकल आए। मौका देखते ही नैन्सी ने चुपचाप बंदूक छिपा ली। सैटुर्न को भी अंपारों की गिरी हुई अंगूठी मिल गई, जिससे ये पुष्टि हुई कि उन तीनों को गोली मार दी गई थी। ट्रिनी अब खुद को रोक नहीं पाए और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके साथियों ने उसे खींचकर वापस अंदर कर लिया और चेतावनी दी कि इस तरह की लापरवाही उन्हें सबको मरवा सकती है। उम्मीद लगभग खत्म ही हो चुकी थी कि तभी एक अचानक कंपन ने सबका ध्यान खींचा। आवाज का पीछा करते हुए एलेना ने देखा कि वह अधिकारी का फोन था, जो एक बर्तन के ढक्कन के नीचे छुपा हुआ था। एक बार फिर उम्मीद की किरण जाग उठी। चैट लॉग्स को खंगालते हुए उन्हें पता चला कि उस अधिकारी के पास एक वैक्सीन थी जब वह भागा था। लेकिन एलेना ने एक सवाल उठाया, अगर वैक्सीन मौजूद थी तो सरकार फिर भी लोगों को क्यों मार रही थी? उसने अंदाजा लगाया कि शायद वैक्सीन अभी परीक्षण के चरण में ही है। बहस करने का वक्त नहीं था, प्राथमिकता वैक्सीन ढूंढने की थी। सैटुर्न ने अधिकारी के शरीर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसी बीच चालाक इसराइल चुपके से बाथरूम में गया और अधिकारी की कोट के नीचे छिपी हुई वैक्सीन ढूंढ ली। अब उनके सामने नई समस्या थी। वैक्सीन की सिर्फ 4 खुराक थी, लेकिन लोग 5 थे। इस पर चर्चा करते हुए इसराइल ने चुपके से एक खुराक खुद को लगा ली। नाचो ने तुरंत बंदूक निकाल ली, लेकिन ये जानते हुए कि गोली चलने से बाहर वाले लोग सतर्क हो जाएंगे, उसके पास चुपचाप देखने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि इसराइल ने इंजेक्शन लगा लिया। फिर नाचो ने इसराइल पर हमला किया और शुरुआत में उसे बढ़त मिली, लेकिन जल्दी ही इसराइल की ताकत भारी पड़ गई और नाचो खून की उल्टियां करने लगा। बंदूक उठाकर इसराइल ने स्थिति पर कब्जा कर लिया। जमीन पर गिरी बची हुई वैक्सीन पर नजर डालते हुए सैटुर्न ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन इसराइल ने उसे घूंसा मारा, जिससे वैक्सीन सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। इसी दौरान ट्रिनी चुपचाप तहखाने में जाकर वैक्सीन उठाने में सफल हुई, लेकिन गलती से वह वैक्सीन सीवा में गिरा बैठी। अब सारी उम्मीद टूटती नजर आई। समूह ने संकरे नाली के पास खड़े होकर एक दूसरे को बेबस निगाहों से देखा। इसराइल पहले ही विफल हो चुका था, अब सबकी नजरें एलेना पर थीं। वह ही अकेली थी जो उस संकरी नाली में फिट हो सकती थी और वैक्सीन वापस ला सकती थी। सैटुर्न ने फिर एलेना को सोयाबीन के तेल से ढक दिया। एलेना ने सबकी उम्मीदों पर खरी उतरते हुए संकरे नाली से निकलकर वैक्सीन वापस हासिल कर ली। हालांकि बाकियों ने उसे कहा कि वैक्सीन को एक तार से बांधकर ऊपर भेज दे ताकि वे उसे खींच सके। एलेना मूर्ख नहीं थी, उसे पता था कि अगर उसने वैक्सीन ऊपर भेज दी तो उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। उसने मना कर दिया और कहा कि अगर चाहिए तो खुद नीचे आकर ले जाएं। और कोई विकल्प न होने पर बाकी धीरे धीरे उस संकरे छेद को तोड़ने लगे। इस बीच एलेना ने बाकी बचे एंटीडोट्स को एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया और एक रोशनी वाले इलाके की तरफ बढ़ी। एक मैनहोल कवर से झांकते हुए उसने देखा कि एक समूह हजमत सूट पहने लाशों को डिसइंफेक्ट कर रहा था। डर से कांपते हुए एलेना फिसल गई और वापस पानी में गिर गई। वहीं दूसरी तरफ इसराइल और सैटुर पहले ही नीचे आ चुके थे और नाचो भी छेद से होकर नीचे आ गया। हालांकि ट्रिनी का पेट बड़ा होने के कारण उसे उतरने में परेशानी हो रही थी। आखिरकार सबकी मदद से वे उसे भी नीचे खींचने में सफल रहे। उसी समय एलेना लौट आए। इसराइल ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाचो ने उसे खींचकर नीचे गिरा दिया। पानी में एक सन्नाटा छा गया और फिर 2 गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ पलों बाद नाचो फिर से पानी की सतह पर उभरा। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे, लेकिन एंटीडोट की केवल 3 खुराकें थीं। उनके सामने अब भी मुश्किल फैसले थे। एलेना ने नाचो को बंदूक फेंकने का आदेश दिया, लेकिन उसने मना कर दिया और सैटुर की जान को खतरे में डालते हुए एलेना को मजबूर कर दिया कि वह उन्हें एंटीडोट तक ले जाए। अंधेरे इलाके से गुजरते हुए अचानक ट्रिनी ने सैटुर को पानी में धक्का दे दिया। वह ऊपरी तौर पर उसे बुलाने का नाटक करते हुए उसके सिर को पानी में दबाकर रखने लगी। नैन्सी ने गोली चलाई, जिससे ट्रिनी की जगह उजागर हो गई। अपनी चाल पकड़ी जाने के बाद ट्रिनी की आत्मा टूट चुकी थी। अब वह जीना नहीं चाहती थी और नाचो से उसे मारने की भीख मांगने लगी, पर नाचो यह नहीं कर पाया।
इसलिए ट्रिनी ने नाचो की बंदूक ली और अंधेरे में चली गई, अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए। आखिरकार उन्होंने एंटीडोट पा लिया, लेकिन तभी उन्हें एक सिक्के की गिरने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वे लौटे और देखा कि ट्रिनी की आंखों पर 2 सिक्के रखे थे। क्या यहाँ और कोई भी था? हाँ, इसराइल मरा नहीं था। उसने लोहे की रॉड से सैटूर के सिर पर हमला किया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। एलेना और नाचो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े और इसराइल घसीटता हुआ उनका पीछा करने लगा, जाहिर तौर पर चोट से कमजोर हो गया था। आखिरकार वे एक सीढ़ियों तक पहुंचे। एलेना पहले ऊपर चढ़ी, लेकिन नाचो जो धीरे बढ़ रहा था, इसराइल के घात में फंस गया। नाचो ने दर्द में उसे लात मारी, पर उसी समय एलेना के नीचे की सीढ़ियां ढह गईं, जिससे वह गिरते गिरते बची। दुर्भाग्य से एंटीडोट हाथ से छूट गया और इसराइल एकदम पीछे था। जानते हुए कि अब बचना मुश्किल है, नाचो ने एलेना को एंटीडोट थमा दिया और तय कर लिया कि वह इसराइल को अपने साथ ले जाएगा। अंत में 10 लोगों में से केवल एलेना ही बच पाए। उसने मैनहोल का कवर उठाया और बाहर आई, जहां राहगीर हैरानी से उसे देख रहे थे। एक दयालु महिला ने उसे एक कोट दिया, पर कोई नहीं जानता था कि उसने उन खौफनाक 2 घंटों में क्या सहा था। अभिनेत्री ने वाकई अपनी जान लगा दी इस फिल्म को जीवंत बनाने में।